जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आज है 8 मार्च। आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सभी देश के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। साथ ही उन सभी छात्र छात्राओं को, उन सभी महिलाओं को जो समाज के हित में, जो राष्ट्र के हित में सोचती हैं, अपने परिवार के हित में सोचती हैं, उन्हें एक बार पुनः इसलिए बधाई क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के अंतर्गत इस देश में रह रही हैं। वो शख्स जिसने इस देश की धारा को बदल दिया, इतिहास को उलट दिया और आपके अधिकारों की लड़ाई इस तरह से लड़ी कि आज आप आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से सफल होकर के विश्व के किसी कोने में स्थापित हो सकती हैं। आप अपना कैरियर बना सकती हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो सफर है इतना आसान नहीं रहा है। आपको याद करना पड़ेगा कि माता यशोधरा है। आपको समझना पड़ेगा, अगर माता यशोधरा है तभी गौतम बुद्ध है। माता लोई है तभी तक आपके कवि का आंदोलन है। माता लोला है तभी तक रैदास का आंदोलन है। जब तक माता सावित्रीबाई फुले हैं तब तक आपका आंदोलन ज्योतिबा फुले का है। साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अगर आंदोलन है तो उसके पीछे वो छिपी जो मजबूत शक्ति है तो माता रमाई है। तो जब भी बहुजन इतिहास की बात की जाएगी, बहुजन महापुरुषों की बात की जाएगी, तो उसके जो आधा हिस्सा है उसको जिक्र किए बिना इस देश से नहीं पूरे विश्व की बात करना बेमानी हो जाएगा। महिला, मैं बात कर रहा हूं महिला अधिकारों की, महिला शक्ति की, स्त्री सशक्तिकरण की, उसके नेतृत्व की, जो कि विश्व में पहली बार भारत ने ही दिया है। प्रकृति ने सिखाया है कि किस तरह से एक समूह में रहने वाली जातियां हैं, उनका जो नायक होता है, उनका जो नेतृत्व करता होता है वो स्त्री होती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने जिस चरम पर पहुंची थी, जिस परिप्रेक्ष्य में वो उसने अपने आप को स्थापित किया था, उसके मूल में भी स्त्री स्वतंत्रता थी, स्त्रियों के निर्णय थे, स्त्रियों की फ्रीडम थी। और इस देश में जब स्त्रियों की फ्रीडम छीन ली गई, ये देश गुलाम होता चला गया। जी हाँ, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बहुजन महापुरुषों को आगे बढ़ाने में जिन महिलाओं का योगदान था, उन योगदान को याद किए बिना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भारत के परिप्रेक्ष्य में समझना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधूरापन दिखा जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। हम उसमें बृहद बारीकियों का जिक्र करेंगे, जिसमें विश्व में 1848 के आसपास जो घटना घट रही थी और हमारे बहुजन जो महापुरुष हैं वो किस तरह से उन घटनाओं को याद करके अपने समाज को अपडेट किए हुए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के तीसरे और अंतिम गुरु हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, किसी देश का अगर विकास का पैमाना नापना है तो वहां स्त्रियों की दशा आपको देखनी पड़ेगी कि वो राष्ट्र, वो समाज स्त्रियों को कितने अधिकार देता है, वहां स्त्रियों की फ्रीडम का स्तर क्या है, उनको डेवलपमेंट में, निर्णय की भूमिका में क्या उनका योगदान है, और जेंडर इक्वलिटी जैसे शब्द उस समाज में हैं अथवा नहीं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किसी राष्ट्र का जो विकास है उसका मूल पैमाने में जो मानक मानते हैं वो महिला की फ्रीडम, उसकी निर्णय की क्षमता, डिसीजन मेकिंग, उसके आर्थिक सशक्तिकरण जैसे गंभीर मुद्दे उनके इस शब्द में छुपे हुए होते हैं। जी हाँ, हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तब आपको 8 मार्च याद आता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। और इसकी इस साल 2023 की जो थीम है वो डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी है। ये आपको एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा सकता है। 8 मार्च को हमें याद करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इस माध्यम से हम उन सभी महिलाओं को याद कर पाते हैं जिन्होंने इस देश को बढ़ाने में, इस राष्ट्र को, इस समाज को बढ़ाने में अहम योगदान दिया। और कुछ कलमकारों ने अपनी कलम की और स्याही की कंजूसी करते हुए किताबों में उनको कम स्थान दिया है। विश्व के इतिहास की बात करें तो 3 महिलाओं के बिना यह आंदोलन अधूरा सा दिखाई देता है। और इसका मैं अध्ययन इसलिए कह रहा हूं, इनका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 1848 की जो घटना है, 1848 का जो समय है वो विश्व में और भारत में भी युग परिवर्तनकारी घटना लाने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुजैन बी एंथोनी, एलिजाबेथ कैंडी स्टेटन की और सोरजा नर ट्रुथ की। सुजैन बी एंथोनी जिन्होंने मताधिकार के लिए कार्य किया, स्त्रियों के अधिकार की बात की, कानून के निर्माण में, विधायिका के निर्माण में, समाज के निर्णय में, राजनीति के निर्णय में
महिलाओं की बराबर भागीदारी की बात की और साथ ही इनकार कर दिया कि मैं ऐसे किसी पुरुष की पत्नी नहीं बनूंगी जो मुझे आज्ञाकारी पत्नी के रूप में रखना चाहता है। जो व्यक्ति मुझे बराबर का हिस्सा देगा, जो मुझे बराबर की फ्रीडम देगा और एज ए फ्रेंड मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा तो मैं उसी से शादी करूंगी। और ये उस वक्त ये बात कहना, उस दौर में ये बात कहना, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी जब महिलाएं पुरुषों की गुलामी एक तरह से हुआ करती थी। दूसरी, एलिजाबेथ कैंडी स्टेटन 1848 में संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला मताधिकार की पहली संगठित जो मांग तैयार की थी, उसके पीछे इन्हीं का योगदान था। और सेनेका वॉर्ड्स में जो प्रथम महिला सम्मेलन हुआ था, उसका जो आयोजन, उसका आह्वान भी एलिजाबेथ कैंडी स्टेटन ने किया था। साथ ही सोजर्नर ट्रुथ जो एक दासी के रूप में, दास के रूप में बेची गई, कई जगह कई बार बेची गई, और जिस तरह का शोषण हो सकता था स्त्री के साथ में, वो सारे शोषण को झेलते हुए भी उन्होंने इस विश्व के इतिहास में एक अहम स्थान दिया और महिलाओं को एक नई राह दिखाई। श्वेत लोगों के खिलाफ केस जीतने वाली पहली ब्लैक नारीवादी मानवाधिकार कार्यकर्ता है विश्व के इतिहास में। वो दौर में 1848 के दौर में जब वो विश्व में पश्चिमी भाग में इनका जिक्र चल रहा था, उसी वक्त भारत में भी एक नया कारनामा लिखा जा रहा था और वो थे माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी का पूरा आंदोलन। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा जी के पास में जो सोर्स थे, परफेक्ट थे। इससे यह बात समझना जरूरी है कि 1848 में जब विश्व में कुछ घटनाएं घट रही थी और 1848 में भारत में भी घटनाएं घट रही हैं, तो हमारे महापुरुष कितना अपडेट रहते थे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यह संयोग नहीं है। उस वक्त जब साधन कम थे, किताबें कम थी, सूचनाएं देर से आया करती थी, और वो साल कोई चमत्कार नहीं हो सकता है, कोई संयोग नहीं हो सकता है। ये हमारे महापुरुषों की बिजली सोच थी कि तुरंत अगर वहां हो रहा है और मेरे पास सूचना है और मेरे समाज के लिए उपयोगी है तो मुझे तुरंत करना चाहिए। और ये होती है डिसीजन मेकिंग की, डिसीजन पावर, निर्णय लेने की क्षमता, जो हमारे बहुजन महापुरुषों में दिखाई देती है, हमेशा दिखाई देती रही है। और यही बात राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले में दिखाई देती है और वो 1848 में स्कूल खोलते हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं सेनेका वॉर्ड्स में प्रथम महिला अधिकार सम्मेलन जो 1848 में हुआ, रॉचेस्टर महिला अधिकार सम्मेलन जो भी 1848 में हुआ। दोनों में केवल 2 हफ्ते का फर्क था। 2 अगस्त 1848 को रोचेर जया में यह हुआ था। इसके अधिकांश आयोजनकर्ता वही लोग थे जिन्होंने 2 सप्ताह पहले सेनेका वॉर्ड्स में प्रथम महिला अधिकार सम्मेलन में भाग लिया। और ध्यान रखिएगा, इस सम्मेलन में अबीगैल बुश जो महिला थी उसको अध्यक्ष बनाया गया। और अमेरिका में यह पहला एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल थे, लेकिन उसकी जो अध्यक्ष थी वो अबीगैल बुश थी। ये पहला सम्मेलन था, ये पहला प्रोग्राम था जिसने अमेरिका के इतिहास को, रूढ़िवादी लोगों को हिला करके रख दिया। और ये आवाज जब बुलंद हुई, उस बुलंद आवाज का जिक्र भारत में भी होता है। और शिक्षा के महत्व को समझते हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले 1848 में ही क्या करते हैं, यहां स्कूल खोलते हैं, कन्या पाठशाला खोलते हैं, क्योंकि वो प्रभावित रहे होंगे कि अगर महिलाएं वहां पर क्रांति कर सकती हैं तो भारत की महिलाओं को, खासकर विशेषकर शूद्र शोषित समाज की महिलाओं को अगर अधिकार दिला दिए जाए तो भारत की भूमि फिर सम्राट अशोक की भूमि हो सकती है, प्रबुद्ध भारत हो सकता है। यहां विकास उसी रूप में हो सकता है जिस रूप में पश्चिम में शुरुआत हो चुकी थी। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, जो इसकी हेडिंग से आप समझिएगा, आधुनिक भारत की प्रथम राष्ट्र निर्माता। हमने यहां क्या लिखा है, आधुनिक भारत की प्रथम राष्ट्र निर्माता क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले। तो यह शब्दों पर आप देखिएगा, इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अगर आधुनिक भारत में स्टार्ट होती है तो वो शिक्षा से होती है, सोच से होती है, स्त्रियों के अधिकार से होती है। और उसकी पहली जो लड़ाई लड़ती हैं वो माता सावित्रीबाई फुले लड़ती हैं, जिसमें अहम योगदान है वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का है। दोनों ने कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन ये आंदोलन जैसे तथागत गौतम बुद्ध का जो आंदोलन था वो संघ से चला था, कुछ लोगों से चला था, ऐसे ही राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का भी एक आंदोलन है। 1848 में जो उन्होंने स्कूल खोला था, 1847 में बालिका विद्यालय पूना में खोला था, इसका जिक्र करते हैं तब हम देखते हैं कि इसे खोलने में माता सोनाबाई का योगदान है।
फातिमा शेख का योगदान है, माता सावित्रीबाई फुले का योगदान है और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का योगदान है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इससे पहले मैं दो बातें जो मुझसे मिस हो रही बता दूं कि माता सावित्रीबाई फुले ने दो प्रमुख पुस्तकें हैं, काव्य फूले 1854 में लिखी, बावन कसी सुबोध रत्नाकर 1891 में लिखी। पहली कवित्री हैं, पहली विद्रोही कवित्री हैं और पहली महिला हैं जिन्होंने पितृ सत्ता पर प्रचंड प्रहार किया था, लेखनी के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, अपने नेतृत्व के माध्यम से, काम करने के माध्यम से। और उन्होंने मनु की चुटिया पकड़ करके उसे जमीन दोज कर दिया। जो उससे मनु ने व्यवस्था बनाई थी कि स्त्रियां पढ़ नहीं सकती, स्त्रियां नेतृत्व नहीं कर सकती, स्त्रियों के अधिकार नहीं थे, उन सभी रूढ़िवादियों को तोड़ते हुए और जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा जी का परिनिर्माण हुआ और उन्होंने जब मुखाग्नि दी तो इस देश में भूचाल आ गया। स्त्री अपने पति को आग नहीं लगा सकती थी, उनको दाह क्रिया में शामिल होने का अधिकार नहीं था। उस रूढ़ी को तोड़ करके उन्होंने मनु के जो मुंह पर तमाचा मारा था, इसीलिए आज हम उन्हें राष्ट्र निर्माता यानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्र निर्माता में अगर हम याद करें तो उसमें केवल एक ही नाम है, वह माता सावित्रीबाई फुले। लेकिन इस पूरे स्कूल की रूपरेखा के पीछे तीन महिलाओं का योगदान है। जिस तरह से नारीवादी आंदोलन में अभी मैंने तीन महिलाओं का बताया अमेरिका में, उसी को आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानिएगा। सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और शगुना बाई, तीनों ने मिलकर के स्कूल को चलाया, बेहतर से चलाया। पूनम गौतम जो कि इस पूरे डिजाइन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और प्रखर अंबेडकरवादी है, महिला शिक्षा की बात करती हैं और बीसीएनसी न्यूज और टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में जो बराबर महिलाओं के अधिकार हैं उनके पीछे अगर किसी का उद्देश्य है, निर्णय है तो पूनम गौतम का है। और पूनम गौतम कहती है कि बुद्ध धम्म और संघ का जो आधुनिक स्वरूप की अगर तुलना की जा सकती है तो इस विद्यालय से की जा सकती है। जिस प्रकार तथागत गौतम बुद्ध ने जो प्रज्ञा की बात की, जो धर्म की बात की, जो संघ की बात की है, वो यहां पर आपको प्राथमिक रूप में बीज रोपण के रूप में ये दिखाई दे जाता है। साथ ही वो कहती है कि पहिए के आविष्कार, ये पूनम गौतम जी का कहना है कि पहिए के आविष्कार तथागत गौतम बुद्ध के संघ के बाद इस देश की तीसरी युग परिवर्तनकारी जो घटना है तो वो है 1848 में खोला गया प्रथम बालिका विद्यालय, जो कि अनटचेबल लड़कियों के लिए था, पहला विद्यालय था। इसे युग परिवर्तनकारी घटना कहा जा सकता है। तो इसके पीछे कारण है क्योंकि महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था और इसमें पितृसत्ता में वो मनवादियों से तो शोषित होती ही थी, साथ में हमारे समाज की, हमारे परिवार की के पुरुषों के द्वारा भी वो शोषित होती थी। महिलाओं ने मनवादियों का भी शोषण झेला है, अपने परिवार, अपने समाज का भी शोषण झेला है। इस केंद्र बिंदु में पूनम गौतम जी का बयान है कि महिलाओं ने दोहरी मार झेली है और इसीलिए अगर लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं उन्हें पहले आर्थिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा, अपने प्रज्ञा, अपनी नॉलेज के रूप में अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा, तभी उनको न्याय मिलेगा। तो 8 मार्च का इसका जो पूरा जो डिजाइन था वो पूनम गौतम जी का ही है। अगला जो बात हम करते हैं तो लैंगिक समानता की बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। और एशिया कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं तो अभी ज्ञात स्रोतों से जो भी बुक्स पहले निकल के आई है वह स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष जो तुलना पुस्तक है उसकी लेखक है ताराबाई शिंदे। इन्होंने पितृसत्ता पर हमला बोलते हुए पहली बार अपनी आवाज उठाती हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी स्त्री पुरुष तुलना और उसमें तुलना करती हैं और वो बात कहती हैं किसी मायने में कोई भी स्त्री पुरुष से कम नहीं है। ताराबाई शिंदे मजबूत कड़ी थी सत्य शोधक समाज की, जिसकी स्थापना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। उसी आंदोलन से निकली हुई एक लेडीज, भारत नहीं और अभी तक ज्ञात स्रोतों से जेंडर इक्वलिटी पर जहां तक मेरा नॉलेज है, हो सकता है कि मैं आगे गलत हूं या कोई किताब आ जाए जिसका रेफरेंस से ये मेरा बात कथन गलत हो जाए तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ज्ञात स्रोतों से जेंडर इक्वलिटी पर पहली लिखी हुई पुस्तक है तो स्त्री पुरुष तुलना ही है। तो इसके पीछे ताराबाई शिंदे की है। तो कलमकारों ने कुछ कंजूसी कर ली है। 8 मार्च को अगर हम अपनी बेटियों को इन महिलाओं के बारे में नहीं बताएंगे,
अपनी पत्नी को, अपनी जीवन संगिनी को, अपने परिवार को, अपने समाज को अगर हम इनके इतिहास के बारे में नहीं बताएंगे तो ये समाज के साथ, इनके साथ और आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय होगा। और 8 मार्च जो हम मनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रह जाएगी। माता रमाई के बिना बाबा साहब नहीं हो सकते। अगर महापुरुष की हम बात करें तो वो जो बात लिखते हैं, जो संदेश देते हैं, उनके बहुत गहरे अर्थ होते हैं। उन गहरे अर्थों को समझना एक स्त्री का चरित्र होता है। अगर महापुरुष कुछ लाइन लिखते हैं, उसके बीच में जो गैप रह जाता है ना, जो आदर्श भाग होता है, उसको भी समझने की अगर किसी में क्षमता होती है तो वो उस महापुरुष की जीवन संगनी को होती है। वो जानती है कि अपने जो पति है, अपना जो साथी है, उसे किस तरह से मेंटेन करके रखना है। बाबा साहब अगर हैं, अगर बाबा साहब इस रूम में, प्रखर रूम में आज है, तो उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो माता रमाई का है। साथ ही बाबा साहब के साथ में काम करने वाली बहुत सी महिलाएं थीं जिनका जिक्र करना आज बहुत जरूरी है। उसमें बेड़ूबाई भटकर और रंगबाई सुवारकर हैं, जो बाबा साहब के आंदोलन में प्रमुख रूप से कल्चर के रूप में संगीत के माध्यम से मोटिवेट किया करती थी। और एक बार घटना है, एक प्रोग्राम में एक मनवादी ने मांस खाने को लेकर के, जो महार, मांग और जो ढोर हैं, ये मांस खा सकते हैं, मरे खा सकते हैं, ऐसे कुछ बयान वहां उसने दिए तो इन लोगों ने उसकी पिटाई कर दी थी, जमकर प्रतिकार किया था। तो ये प्रज्ञा की बात है, नॉलेज की बात है, कैडर की बात है। अगर आपको सही बातें समझ में आ जाती हैं तो आप विद्रोह कर देते हैं गुलामी के खिलाफ। अगली है तुलसीबाई बंसोड़े, रुक्मणीबाई। ये बाबा साहब के साथ में काम करने वाली वो महिलाएं हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए प्रखर रूप से काम किया था। साथ ही जयबाई चौधरी, बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत, जो बाद में बड़ी लीडर भी बनी। उन्होंने चोखा मेला कन्या पाठशाला की भी स्थापना की थी। अगर हम 1848 का जिक्र करते हैं तो हमें जयबाई चौधरी की चोखा मेला कन्या पाठशाला भी याद होनी चाहिए। अगर हम उसको याद नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनके साथ अन्याय ही होगा। 1928 में, ध्यान रखिए, 1928 में महिला मंडल की अध्यक्षा जो बनाई गई थी वो माता रमाई बनाई गई थी। तो ऐसा नहीं है कि माता रमाई पर भाग नहीं लेती थी। बाबा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहने वाली जो शख्सियत है वो माता रमाई है। पूना पार्वती आंदोलन में बाबा साहब के साथ में जो खड़ी थी और जिन्होंने लगभग मोर देन जो 12,000 महिलाओं तक अपनी आवाज को पहुंचाया था, वो थी तनुबाई। 1929 में, 1930 में बाबा साहब ने दलित महिला परिषद बुलाई। इससे महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं जो दलित वर्ग से हो सकता है असहमत हो, लेकिन मुझे ज्ञात स्रोत में जो पुस्तक में जो लिखा मिला है मैं उसी परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूं। इसमें जो अध्यक्षा बनाई गई थी वो बनाई गई थी सुलोचना धोगरे और मुख्य सचिव जो बनाई गई थी वो इंदिरा पाटिल बनाई गई थी। तो देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये प्रोग्राम किया महिलाओं का, तो अध्यक्ष कौन बनाया? महिला को बनाया। आज हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये कमी रह जाती है कि हमारी महिला अध्यक्ष के रूप में बहुत कम दिखाई जाती है प्रोग्राम में, मंच में कहीं कहीं तो स्थान भी नहीं मिलता है। तो इस कमी को दूर करेंगे 8 मार्च को। इस बात को ध्यान में रखते हुए, अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, बहुजन समाज के अगर अनुयायी हैं, तो अब यहां पर कुछ सेक्शन में मैंने आपको दिखाया है। इसमें फातिमा शेख मैंने बताया था, पहली जो महिला है जो माता सावित्रीबाई फुले के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी, जिनकी वजह से ये स्कूल भी चला। रुकैया बेगम शेखावत हुसैन, जिन्होंने बालिका शिक्षा के लिए काम किया। साथ ही पंडिता रमाबाई, जिन्होंने रूढ़वादी मनवादी परंपरा पर प्रचंड चोट किया, प्रहार किया और साथ ही एजुकेशन सिस्टम के लिए काम किया। और मनवाद की जितनी धज्जियां उड़ा सकती थी उन्होंने देश और विदेश में, वो उसमें अहम योगदान पंडिता रमाबाई का है। और ये जो आपको फोटो दिख रहा है वो दक्षिणी बेलायुधन है। संविधान सभा में एकमात्र बहुजन समाज की, अनुसूचित जाति की, अनटचेबल जाति से संबंध रखने वाली वो है दक्षिणी बेलायुधन। आर्टिकल 17 पर जमकर बहस करने वाली दक्षिणी बेलायुधन संविधान सभा में एकमात्र शेड्यूल कास्ट की महिला थी। टोटल कुल महिलाएं 15 थी, जिसमें शेड्यूल कास्ट की महिला थी वो दक्षिणी बेलायुधन है। और एक मुस्कुराती एक छोटी सी 13 साल की लड़की जो इतिहास चीरते हुए, हिमालय का सीना चीरते हुए एवरेस्ट पे चढ़ जाती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चित्र दिखाती है, मालावत पूना। आपकी बेटियों में, हमारी बहनों में, हमारे घर में अगर मालावत पूना का अगर चित्र नहीं है
तो निश्चित रूप से आप अपने उसमें जितना भी अपने घर में पैसा लगा रखा हो वो घर अधूरा है अगर आपके घर में बहुजन महापुरुषों के साथ साथ अगर इस लड़की का मानवपूर्ण का अगर आपका चित्र नहीं है तो। साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता दूं कि BCNC न्यूज और टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही संस्था के रूप में संचालित होते हैं और हम पढ़ाने के साथ साथ आपको जागरूक करने का भी काम करते हैं। और अभी PCS 2023 का हमने 60 दिन का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। 8 मार्च से लेकर के 15 मार्च यानी मानवर काशीराम साहब के जन्मदिन तक ये हमने एक ऑफर निकाला हुआ है। मात्र 999 रुपए में पूरी PCS के सारा मटेरियल टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे, लेकिन ये ऑफर केवल लड़कियों के लिए है। 8 मार्च को मात्र 999 रुपए में पूरा कंप्लीट कोर्स, उनके सारे वीडियो और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। 60 टेस्ट हम आपको देंगे और हम बता दें आपको विशेषकर मैं उन बालिकाओं से, छात्राओं से क्या देना चाहता हूं, जब आप आर्थिक रूप से सक्षम होंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा, खुशहाल होगा, आनंद होगा और आपके घर में आपका निर्णय को माना जाएगा। इसके पीछे आपका आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से सफल होना बहुत जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, वहां से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, हमारी मजबूरी समझिए, अब जैसा आप समझ सकते हैं, लेकिन इतने में हम आपको UPPCS 2023 का PT का टेस्ट करा देंगे और निश्चित रूप से मानिए दावे के साथ मैं कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, 22 साल के अपने इस कैरियर में अगर आपने हमारे जो 400 घंटे का जो वीडियो लेक्चर्स है एक बार देख लिया, टेस्ट सीरीज पर उसका मूल्यांकन कर लिया, तो आप UPPCS 2023 का मेंस जरूर देंगे। सभी छात्राओं को, बहुजन समाज के सभी परिवार के लोगों को, आपके घर में अगर कोई बेटी है तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कराइएगा और उन्हें सफल होते हुए देखिएगा। जब बेटियां सफल होती हैं तो माँ बाप का नाम होता है, जब माँ बाप का नाम होता है तो समाज में महिलाओं के आगे बढ़ने से उस समाज की तरक्की होती है, जब समाज की तरक्की होती है तो राष्ट्र निर्माण होता है और प्रबुद्ध भारत के लिए बेटियों का सशक्त होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खरीद सकते हैं। धन्यवाद।